हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए हम लोग एक बेहतरीन से आर्टिकल शुरू करते हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो कि 12th की फर्स्ट यूनिट है। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आपको दे देता हूं कि एक बार फिर से सारी परिस्थितियां आपके कंट्रोल में है, जरा से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे बेटा? हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है क्योंकि नीट का एग्जाम कब है आपको मालूम है? अगस्त में। और बोर्ड का भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, यानी कि लास्ट मोमेंट में हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। और लास्ट मोमेंट में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाना कितना पॉजिटिव बात है, ये आप खुद ही जानते ही होंगे। ऐसा लगता है कि कल एग्जाम देना है, अगर एक भी दिन मिल जाता तो मैं पूरा पढ़ के फेंक देता। तो एक छोटा सा बात यही मैं कहना चाहता हूं कि सारी परिस्थिति आपके कंट्रोल में है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, खाली आप जुट जाइए, देखिए मजा आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 12th की सबसे पहली यूनिट, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट। बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मैटर की, तो मैटर होता क्या है ये आप लोग क्लास 8 क्लास 9 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया में जो भी कुछ है जिसके पास मास है और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको अपन मैटर बोल देते हैं। यानी कि एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड विच ऑक्युपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। जो भी कुछ आपको आंख से दिखाई दे रहा है सब मैटर ही है। मैं आपको दिख रहा हूं तो मेरे बॉडी का कुछ मास है, और जहां मैं खड़ा हूं वहीं आप किसी और को नहीं खड़ा कर सकते हैं। जहां आप बैठ करके मुझे पढ़ रहे हैं वहां आपकी बॉडी में मास है, और जहां आप बैठे हैं बिना आपके उठे वहां कोई और नहीं बैठ सकता है। सिंपल सी सीधी सी बात है। यानी कि हमारी आपकी बॉडी भी एक तरह की मैटर ही है। आप जहां पे होंगे वहां पे फैन होगा, फैन के पास मास होगा, और जहां वो है वहां दूसरा फैन नहीं चल सकता है। यानी कि वो कुछ वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर रहा होगा। मीन्स एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच कैन ऑक्युपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की वो सारी चीजें जिसके पास मास है और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो बच्चों क्या होता है? मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। स्टेट के बिहाफ पे मैटर को क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहला स्टेट था सॉलिड, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। 12th की पहली यूनिट है। मैटर का दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है लिक्विड, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में 12th में ही सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम की यूनिट में। 12th की ही दूसरी यूनिट है, जस्ट इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों ही यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों, जो तीसरा स्टेट है वो होता है गैस। इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर नाम की यूनिट में। स्टेट ऑफ मैटर नाम की यूनिट में आपने गैस के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन ये तीनों फंडामेंटल स्टेट हैं। इनके अलावा भी दो अलग स्टेट पाए जाते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग बोस-आइंस्टाइन स्टेट भी बोलते हैं। अब यहां पे जो बी आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। बोस-आइंस्टाइन स्टेट के पीछे दो वैज्ञानिकों का थ्योरेटिकल बात बताने में मेन रोल रहा। नंबर 1 थे सत्येंद्रनाथ बोस और नंबर 2 थे आइंस्टाइन, जिनको पूरी दुनिया जानती है। हालांकि बाद में इसको कोलोराडो यूनिवर्सिटी के दो दूसरे साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकली प्रूफ किया। शुरू में ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं था, थ्योरेटिकल प्रूफ थे 1924 तक, और जाकर 1995 के अप्रॉक्स इसका प्रैक्टिकल प्रूफ आया लोगों के सामने। तो जो ये बोस हैं, ये सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। इसलिए हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन स्टेट, उसमें जो सत्येंद्रनाथ बोस थे वो मूल रूप से बंगाल के निवासी भी थे। तो बच्चों, हमने देखा कि ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट मैटर को 5 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इन्हीं 3 के बारे में पढ़ना है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल।
दे आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। इन तीनों स्टेट्स को फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है। बच्चों, सॉलिड के बारे में आप कुछ न कुछ जानते हो, लिक्विड के भी बारे में आप कुछ न कुछ जानते हो, गैस के भी बारे में आप कुछ न कुछ जानते हो। आप नहीं जानते हो अगर, या कम जानते हो, नहीं जानना बोलना तो उचित नहीं रहेगा, मुझे अपने वर्ड्स को करेक्ट कर देना चाहिए कि अगर आप कम जानते होंगे तो आप कम जानकारी रखते होंगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के बारे में। तो ये दोनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। प्लाज्मा होता क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आइस था। आइस जो है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है। अगर इसको आपने टेम्परेचर दिया तो आइस के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर अगर आपने इसको दे दिया तब ये जाकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप बदमाश हैं, आप रुके नहीं, आपने अब इसको और टेम्परेचर दे दिया, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 10,000 से भी ऊपर। तो बच्चों, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो अपने एटम्स में टूट जाएंगे, और एटम्स में टूट करके इतना ज्यादा हीट पा जाने पर आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और कैटायन दोनों के पास लगभग इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस बचेगा। कैटायन के रूप में अगर बोलूं तो न्यूक्लियस बचेगा, क्योंकि 10,000 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर दे दोगे तो ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उनको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि वो आयोनाइज हो जाएंगे। अपने एटम में इसलिए रहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस उनको होल्ड करके रखता है। अगर उनकी इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस के होल्ड से छूट सकते हैं तो बताओ न्यूक्लियस को छोड़ करके अलग हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। और 10,000 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड कोई नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ी है दोस्तों। इतना ज्यादा टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से अलग हो जाता है कंप्लीटली, और सिर्फ न्यूक्लियस बचते हैं। तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन कर करके एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको लगता है कि यूनिवर्स का मैक्सिमम हिस्सा सॉलिड है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। 99.9% जो यूनिवर्स बना हुआ है वो प्लाज्मा स्टेट से ही मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे जो आसमान में बिजलियां कड़कती हैं वो भी प्लाज्मा स्टेट का ही एग्जांपल है। हमारा सन, हमारे जो है स्टार्स, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। बच्चों, आपको एक बात और बता दूं कि ये वेपर है, ये गैस से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम प्लाज्मा को। अगर कहीं गैसियस स्टेट है तो गैस में इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा ऑर्डिनरी कंडीशन में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं फ्लो हो पाएगा, फ्लो हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैसेस में करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कहीं प्लाज्मा स्टेट है तो प्लाज्मा स्टेट इज व्हाट? इट इज made by cations and anions, or we can say that it is made by positive charge and negative charge. Means they are charged state actually, कि इसमें चार्ज की कमी नहीं है, तो इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट इजीली फ्लो हो सकता है। यानी कि इससे हम प्लाज्मा को और गैस को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि गैस में कभी भी करंट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में फ्लो नहीं करता है, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में जो है करंट वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के भी कंडीशन में फ्लो करेगा। हालांकि प्लाज्मा स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में पाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कहीं प्लाज्मा स्टेट जनरेट किया गया है तो उसमें करंट का फ्लो होगा। गैस में कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। प्लाज्मा स्टेट में करंट का फ्लो क्यों होगा? क्योंकि इट इज कंप्लीटली मेड बाय चार्ज पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आप प्लाज्मा स्टेट के बारे में चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक स्टेट है बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन स्टेट में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं, फिर सॉलिड के बारे में शुरू करता हूं। बच्चों, सत्येंद्रनाथ बोस ने थ्योरेटिकली बताया कि बोसॉन जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, या बोसॉन के अलावा उन पार्टिकल्स को लिया जाए जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन
ये इवन आए, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इवन आए, तो इस तरह के एटम और बोसॉन बच्चों अगर इनको किसी कंटेनर में या कहीं लिया जाए और लिया जाएगा तो मान लीजिए ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे। अब अगर हम इनका टेम्परेचर गिराते नहीं हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा देते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो -273 से भी बहुत कम कर देते हैं, -273 -273 केल्विन से भी कम अगर हम लोग टेम्परेचर कर दें, तो हमने पाया कि जब टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये एकदम ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि ये अकेले एक पार्टिकल हों। अब और टेम्परेचर अगर गिरा दिया गया और बहुत ज़्यादा गिरा दिया गया तो यही देखा गया कि बोसॉन या वो एटम जिनमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इवन है, इनका टेम्परेचर कूल कर देने पर ये इतने करीब आकर के इस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं कि दे बिहेव लाइक अ सिंगल एटम, दे बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। इसको बोस-आइंस्टाइन स्टेट भी बोला जाता है, इसको बोस-आइंस्टाइन स्टेट भी बोला जाता है। यानी कि जो भी बोस-आइंस्टाइन स्टेट को पा लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं उन्हें बोसॉन पार्टिकल्स बोला जाता है। हालांकि बोसॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन एटम्स को भी बोसॉन की कैटेगरी में रखते हैं जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का सम इवन होता है बच्चों। और जब जैसे कि रुबिडियम और सोडियम का भी जो प्रैक्टिकल प्रूफ किया था वैज्ञानिकों ने, वो रुबिडियम और सोडियम का ही जो है बोस-आइंस्टाइन स्टेट को जनरेट किया था। तो फिर से बता देता हूं कि नॉर्मली पार्टिकल्स काफी दूर दूर रहते हैं, जब इनके टेम्परेचर को गिराया जाता है तो ये एक दूसरे के काफी करीब आकर के ऐसे बिहेव करने का प्रयास करते हैं जैसे ये ढेर सारे एटम ना हो करके अकेले एक एटम हो। और जब इनका टेम्परेचर और गिरा दिया जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो से कम से भी बहुत कम 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 यानी काफी कम, माइनस जो है 700-800 डिग्री या -700-800 केल्विन के आसपास, तो बच्चों ये एक सिंगल एटम की तरह से बिहेव करने लगते हैं, उसी को बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन स्टेट। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप ये बात फील भी कर पाओगे। चलो, तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया। हमारा सारा कंसर्न इन सब के बारे में नहीं है, हमारा सारा कंसर्न है किसके बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में शुरू करेंगे तो जरा देखिए, हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कोई तो ऐसा होगा जो मैटर के स्टेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्निंग फैक्टर होगा। या सर आप मेरे को ये बता दो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मैटर के स्टेट को कंट्रोल करते हैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि वो कौन से स्टेट हैं जो किसी मैटर के स्टेट को बच्चों कंट्रोल करते हैं। तो जरा देखिए, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो किसी मैटर का स्टेट होता है, इज कंट्रोल्ड बाय टू opposing factors, is controlled by two opposing factors। किसी भी मैटर का स्टेट दो अपोजिंग फैक्टर से कंट्रोल होता है, जिसमें बच्चों सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा है थर्मल एनर्जी। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी कंटेनर में कोई मैटर है। अगर किसी कंटेनर में कोई मैटर है तो हम इसके दो पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, किसी भी मैटर के दो पार्टिकल्स जिस तरह से बिहेव कर रहे होंगे,
ठीक वैसे उसके 2 करोड़ पार्टिकल बिहेव कर रहे होंगे। तो एज ए इंसान एक बार में 2 करोड़ पार्टिकल के बारे में बोर्ड पे समझना काफी टिपिकल है, इसलिए हम 2 पार्टिकल्स के बिहेव को समझ करके ऐसे ही बाकी बिहेव करेंगे, इसका अनुमान लगा लेंगे, इसको गेस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं बच्चों, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, 2 अलग अलग मॉलिक्यूलों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, तो जरा बताइएगा कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ये एक दूसरे के पास पास आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे? यस, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ये एक दूसरे के पास पास आना चाहेंगे। सीधी सी बात है कि जहां भी कहीं अट्रैक्शन लगता है वहां लोग एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, जहां कहीं रिपल्शन लगता है वहां लोग एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। पहला फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी 2 मॉलिक्यूल सपोज कर लीजिए ए है, तो ये एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। सेम टाइम पे अगर हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से देखें तो जैसे हम किसी चीज को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल रैंडमली एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं, दूर भागते हैं। जैसे आप एक बॉल में जो है पानी ले लीजिए और उसको बॉयल करिए। जब आप उसको बॉयल करेंगे तो आप पाएंगे कि पानी के मॉलिक्यूल लगातार रैंडमली एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करोगे तो उसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगे और एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये भी आपको समझ में ही आती होगी। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। अब जरा देखिए, अगर कहीं भी किसी मैटर का स्टेट कन्वर्जन जो है वो सॉलिड से फिर लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस हो रहा है, या मान लीजिए कि कहीं किसी दूसरी जगह पर किसी जो है मैटर का स्टेट पहले गैस और गैस से बच्चों फिर लिक्विड और लिक्विड से बच्चों फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों जगहों पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी ज्यादा पावरफुल है रिलेटिव टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो गैस से स्टेट सॉलिड में जा रहा है। गैस में मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम दूर दूर होते हैं, और सॉलिड में तो बिल्कुल दूर होते ही नहीं, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं। यानी कि जब हम यहां लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लगातार मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, और पास तभी आएंगे जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा थर्मल एनर्जी से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया है कि स्टेट ऑफ मैटर इज कंट्रोल्ड बाय 2 अपोजिंग फैक्टर। किसी भी मैटर का जो स्टेट होता है वो 2 अपोजिंग फैक्टर से कंट्रोल होता है। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास आना चाहते हैं, और जो दूसरा फैक्टर है वो है थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं। अब बच्चों इतनी बातें होने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिड के बारे में। अगर हम लोग सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मेरा काम है कि ए से जेड तक सारी बातें बताना। आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, कल का भी लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन उसके बाद का नहीं। उसके बाद का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और आपको उम्मीद से बेहतर मैं पढ़ाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। देखें बेटा, जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो सॉलिड के बारे में कुछ बातें जो आप सभी लोग जानते हैं। क्या ये दबाने से दबता है? नहीं दबता है। यानी सॉलिड जो होता है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी ये जिससे मिलकर के बना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये बच्चों एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं। तीसरी बात
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये लिख देता हूं, आर वेरी क्लोज, ये एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं। और बच्चों इसके साथ साथ अगर मैं बात बताऊं आपको, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, दे कैन नॉट मूव, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से, बट सेम टाइम दे कैन ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बताने का प्रयास कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक अपना मीन पोजीशन होता है, उसे के इर्द गिर्द ये वाइब्रेट करते हैं। ये बात जानना काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जानते रहिए कि किसी भी सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दे कैन नॉट मूव, दे कैन जस्ट वाइब्रेट, दे कैन जस्ट ऑसिलेट टू देयर मीन पोजीशन। यानी कि हमने आपको सॉलिड के बारे में एक बात ये बताया, एक बात ये, और आप जानते हैं कि डेफिनिट मास होता है और किसी डेफिनिट मास का डेफिनिट वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर कोई सॉलिड है तो उसका अपना डेफिनिट मास होगा, और अगर उसका अपना डेफिनिट मास होगा बच्चों, तो उसका अपना डेफिनिट वॉल्यूम भी होगा। यहाँ से अगर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे तो सॉलिड को दो पार्ट में अगेन क्लासिफाई किया गया है। फिर से देख लीजिएगा, अब मजा आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हमने यहाँ सॉलिड के बारे में 2, 3, 4 बातें बताई, क्योंकि हम यूनिट शुरू कर रहे हैं इसलिए उसके बारे में बोलना जरूरी है। आप इसको पहले से भी जानते रहे होगे, और नहीं जानते होगे तो आप अब जान गए होगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, और आगे चलेंगे तो सॉलिड के बारे में और सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों सॉलिड का जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया, उसका आधार क्या है, उसका बिहाफ क्या है, उसका बेस क्या है, ये हम लोग देखते हैं। जो बेटा सॉलिड है वो फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बहुत ध्यान से देखना, रट जाएगा आपको। ऑन द बिहाफ ऑफ arrangement of constituent particle। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपन उसको बोलते हैं जिससे कोई चीज मिल करके बना हुआ होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बिहाफ पे जो सॉलिड्स को बच्चों क्लासिफाई किया गया है, वो मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, जरा देखें। एक तो है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, सब कुछ समझा दूंगा और महसूस भी करा दूंगा। दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। देखिए यहां पर आपने लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए सबसे पहली बात कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसमें जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स मैनर फॉर अ लॉन्ग रेंज। ये बात मैं समझाता हूं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर arranged in fixed manner for long range। long range मतलब ज्यादा दूर तक एक फिक्स मैनर में अरेंज है। इसको मैं समझाता हूं, जरा देखिए। जैसे अगर हम लोग देखें कि कहीं एक पार्टिकल के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे इसके नीचे आ रहा है एक पार्टिकल, वो थोड़ा ऐसा है। फिर मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा।
ये तो क्या हो गया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों हो गया, इधर जा रहे हो देखो, या तो बड़े 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 बड़े, या छोटे 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 छोटे, या स्क्वायर या गोल गोल गोल। इधर से इधर जा रहे हो तो एक बार बड़ा, फिर एक बार स्क्वायर, फिर एक बार गोल, फिर एक बार स्क्वायर, इस तरह से मिल रहा है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स मैनर फॉर वेरी शॉर्ट रेंज। वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत कम दूरी के लिए फिक्स मैनर में अरेंज रहते हैं। या इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जैसे यहां बोलूंगा तो यहां बोल सकता हूं कि नो फिक्स अरेंजमेंट। नो फिक्स अरेंजमेंट, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चारों तरफ रैंडमली अरेंज्ड हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रैंडम इन ऑल डायरेक्शन। वो सॉलिड जिसमें चारों तरफ जाओ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रैंडम अरेंजमेंट मिले, उन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और वो सॉलिड्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट हो बच्चों, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। इनके बारे में इतनी सारी चीजें जानने लायक हैं और इतनी मजेदार चीजें जानने लायक हैं कि हम लोग एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। खाली आप दो बातें पकड़ के रखिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोलते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स मैनर फॉर लॉन्ग रेंज, और एमॉर्फस उसको बोलते हैं कि इसको दो तरह से बोला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन फिक्स मैनर फॉर शॉर्ट रेंज, या बोल सकते हैं कि देयर आर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन एमॉर्फस सॉलिड। अब इससे होता क्या है, इससे क्या क्या चीजें बदलती हैं, इससे हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, ये हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, एक शब्द आएगा, एक वर्ड आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं और हम इधर एमॉर्फस की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट था, एक फिक्स अरेंजमेंट था। तो जरा देखें आप और बात को समझने का कोशिश करें, प्रयास करें। अगर एक फिक्स अरेंजमेंट है तो जरा देखिए, अलग अलग डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे, जैसे सपोज करिए कि हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो एक बार ये आ रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि फिक्स अरेंजमेंट होते हुए भी पार्टिकल्स के मिलने का तरीका बदल रहा है। एक बार स्क्वायर, फिर एक बार गोल पार्टिकल, फिर एक बार स्क्वायर, फिर एक बार गोल पार्टिकल। तो जरा देखिए, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो हमेशा एक ही तरह का पार्टिकल मिल रहा है। यहां भी अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो हमेशा एक ही तरफ का पार्टिकल मिल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे मूव कर दें तो देखिए, एक बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये मिल रहा है। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में फिक्स अरेंजमेंट होते हुए भी अलग अलग अरेंजमेंट है। फिक्स अरेंजमेंट होते हुए भी अलग अलग अरेंजमेंट है। इसको समझो कि एक बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन देखो, ये तो फिक्स पैटर्न हो गया, लेकिन हम इधर जा रहे हैं तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये मिल रहा है। इधर जा रहे हैं तो इसके बाद ऐसा ही, इसके बाद ऐसा ही, इसके बाद ऐसा मिल रहा है। यानी कि अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट बदल रहा है। और जब अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट बदल रहा है तो बताओ, तो अलग अलग डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी मैटर की, वो बदल जाएंगी। जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, या जैसे कि बात की जाए रेजिस्टेंस की, या जैसे कि बात की जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्नेल लॉ, उसमें n को क्या बोलते हैं, अरे जो लाइट के लिए या पानी के लिए यूज किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और n, स्नेल लॉ में n पढ़ते हैं, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, आप देख लीजिएगा। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टियां अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं।
अब एक ही सॉलिड है, एक ही सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है। इस घटना को, इस फिनोमिना को केमिस्ट्री में एक नाम दिया गया जिसको बोला जाता है एनआइसोट्रोपी। Anisotropy means when a solid represents different physical property in different direction, then this phenomena is known as anisotropy. अगर बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और एमॉर्फस के बारे में बात करते हैं, तो एमॉर्फस में तो हर तरफ रैंडम अरेंजमेंट है। अगर हर तरफ रैंडम अरेंजमेंट है तो किधर भी जाओगे रैंडम ही अरेंजमेंट मिलेगा। अगर हर तरफ रैंडम ही अरेंजमेंट मिलेगा तो हर तरफ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में सेम है तो इसका क्या नाम दिया गया है? इसको साइंस में नाम दिया गया है आइसोट्रोपी। क्या नाम दिया गया है इसको? आइसोट्रोपी नाम दिया गया है। अब जरा एक एक करके बात को ध्यान से देखना कि अगर एक ही सॉलिड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो इस बात को बोला जाता है एनआइसोट्रोपी। अगर एक सॉलिड सारे डायरेक्शन में एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी को दिखाता है तो इसे बोला जाता है आइसोट्रोपी। अब जरा देखिए, अगर आपने इस बात को समझा तो आगे जरा देखें। बच्चों, क्रिस्टलाइन में एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। अगर क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स में एक फिक्स अरेंजमेंट होगा तो तोड़ने के लिए एक फिक्स हीट की जरूरत लगेगी, क्योंकि फिक्स अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए फिक्स हीट ही लगती है। इस बात को जरा ऐसे समझना। मान लीजिए कि इस तरह के पार्टिकल एक दूसरे से किसी सॉलिड में जमे पड़े हैं। अब हमको इनको तोड़ करके मेल्ट करना है, इनको तोड़ना है, तोड़ करके इन्हें पिघलाना है, मेल्ट करना है। और यहाँ पे जरा देखो, हर तरफ रैंडम अरेंजमेंट है, हर तरफ रैंडम अरेंजमेंट है। तो जरा देखो, जब एक तरह से पार्टिकल जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़ने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर अलग अलग तरह से पार्टिकल हर तरफ जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़ने के लिए फिक्स हीट की तो जरूरत नहीं लगेगी, इनको तोड़ने के लिए एक रेंज लगेगा हीट का। जैसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके पास क्या होता है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जरा समझने का प्रयास करना। जैसे कि ये 30 डिग्री पे पिघल जाते हैं, ये 25 डिग्री पे पिघल जाते हैं, ये 40 डिग्री पे पिघल जाते हैं। एग्जैक्ट एक टेम्परेचर होगा जिसमें सारे मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक फिक्स पैटर्न में जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। They don't have sharp melting point. They melt over a range of temperature. जरा बात को समझना। They melt over a range of temperature. Over a range of temperature का मतलब समझना कि जैसे ये 25 से 45 के बीच में सब पिघल जाते हैं। जैसे कोई कहे 35 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सब पिघल जाते हैं। तो इस तरह से क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलग अलग अरेंजमेंट होता है। कोई अरेंजमेंट 25 पे ही टूट जाता है, कोई 26 पे, कोई 35 पे, कोई 40 पे। तो इसलिए इनका एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। कोई शार्प वैल्यू नहीं होती कि हाँ भाई ये 20 पे पिघल ही जाएंगे, हाँ भाई ये 30 पे पिघल ही जाएंगे। उसके साथ साथ हीट ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, किसी भी कंपाउंड के एक मोल को पूरी तरह से पिघलाने के लिए जितने हीट की जरूरत लगती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। जब पिघलाना ही एक शार्प वैल्यू है तो हीट ऑफ फ्यूजन की भी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आएगी कि नहीं? किसके लिए? क्रिस्टलाइन के लिए। लेकिन एमॉर्फस के हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो फिक्स वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कुछ हिस्सा पहले पिघल जाएगा, कुछ हिस्सा ज्यादा टेम्परेचर पे पिघलेगा। यानी कि यहां अगर हम देखें तो इनके लिए जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं? किसी भी कंपाउंड के एक मोल को कंप्लीटली पिघलाने के लिए जितने हीट की जरूरत लगती है उसको बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की यहां नो फिक्स वैल्यू
यहाँ उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। यानी कि हमने देखा कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट और शार्प वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, they don't have sharp melting point, they melt over a range of temperature and even they don't have a fixed value of enthalpy of fusion। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो कट करने पर क्लीन क्लीवेज देता है, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो कट करने पर क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। बच्चों इस बात को भी ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन की, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये काटे जाने पर, कट करने पर क्लीन क्लीवेज देता है। क्लीन क्लीवेज का मतलब चिकनाहट के साथ कटता है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं, अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो ये बच्चों हमको क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। ये एक चमकदार सतह के साथ नहीं कटता है, ये एक रफ खुरदुरा सतह देता है। जैसे आप अगर किसी रबर को कट करोगे तो आप पाओगे कि जब रबर को काटा जाता है तो बिल्कुल क्लीन तरीके से नहीं कटता है, ऐसे आड़ा तिरछा कटता है रबर। यानी ये बात हो गई एक कि हमारा अमॉर्फस सॉलिड जो होगा वो क्लीन क्लीवेज हमको नहीं देगा। जरा ध्यान से एक बार फिर से सारी चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा शॉर्ट तरीके से, हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और हमने पढ़ा बच्चों एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। जरा ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बोला कि यहां पर फिक्स अरेंजमेंट होता है। शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, हमने बोला यहां पर कि फिक्स अरेंजमेंट होगा। किसका फिक्स अरेंजमेंट? हमारा तुम्हारा तो होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा। और बच्चों हमने एमॉर्फस सॉलिड को पढ़ा, वहां पे हमने देखा कि यहां पर फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा। किसका? नो फिक्स अरेंजमेंट। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। फिर हमने देखा कि अगर फिक्स अरेंजमेंट था तो हमने देखा कि ये क्या दिखा रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा था, यानी कि एनआइसोटोपी दिखा रहा था। और ये हर डायरेक्शन में सेम तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा था, यानी कि ये आइसोटोपी शो करता है। और थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग आए तो हमने देखा कि इसके मेल्टिंग पॉइंट की शार्प वैल्यू थी। और अगर हम यहां थर्ड पॉइंट में आए तो हमने देखा कि इसके मेल्टिंग पॉइंट की कोई शार्प वैल्यू नहीं थी, नो शार्प वैल्यू। क्यों नहीं थी बेटा? क्योंकि यहां पर जो अरेंजमेंट था वो पूरी तरह से कैसा था? जो अरेंजमेंट था वो पूरी तरह से रैंडम था। तो रैंडम अरेंजमेंट तो एक फिक्स टेम्परेचर पे टूटेगा नहीं, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे टूटेगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पहला लेक्चर है, मैनेज करिएगा, इसके बाद जो है थ्योरेटिकल चीज खत्म हो जाएंगी और मैं इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ा थ्योरेटिकल है, परेशान मत होइएगा। आज और कल 2 दिन मेल्टिंग पॉइंट की शार्प वैल्यू होती। और हमने पढ़ा कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को अगर देखा जाए बच्चों तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में भी तो यहाँ फिक्स वैल्यू होता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का जो है फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अब याद रखना, कोई भी टर्म आए तो उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं आ गया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो किसी भी चीज के एक मोल को पिघलाने के लिए जितना हीट लगता है वही इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की फिक्स वैल्यू नहीं होगी। अब आगे चलते हैं और हमने पढ़ा कि ये कट करने पर क्लीन क्लीवेज देगा और अगर इसको कट किया जाए तो ये क्लीन क्लीवेज नहीं देगा। ये 5 बातें हमने आपको बताई, किसके किसके बारे में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। इसके बाद भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हमको डिस्कस करना है आपके साथ, उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 1-2 बातें और जान लीजिए जो कि काफी जरूरी हैं। उन 2 बातों में सबसे पहले बात आता है कि एक एलिमेंट जो है कभी कभी एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी पाया जाता है। एक एलिमेंट यानी अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के खत्म होने के बाद
मैं दो और इंपॉर्टेंट बातें ऐड करना चाहता हूं। पहला कि कभी कभी देखा जाता है कि एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन फुलरीन के रूप में पाया जाता है। और हम लोग इसका उल्टा भी देखते हैं, क्या कि एक से ज्यादा कंपाउंड एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं। दो बातें हमने बोली कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाए, जैसे सल्फर तो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर भी होता है। तो देखो एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया गया। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखो Cr2O3 Al2O3 Na2SO4 K2SO4 और Fe2O3 और जैसे Al2O3, या हम लोग बात कर लें जो है ऐसे बहुत सारे CaCO3 MgCO3। तो ये सब अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये एक एलिमेंट है लेकिन ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है। तो जरा देखो, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ध्यान से देख लीजिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाए, जैसे कि कार्बन डायमंड के भी फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन ही फुलरीन के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन ही ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि सल्फर मोनोक्लिनिक रोम्बिक, या जैसे कि आप जानते हो फॉस्फोरस है, तो ये जो है 3 फॉस्फोरस के फॉर्म में, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और एक फॉस्फोरस इसका फॉर्म पाया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है और ब्लैक फॉस्फोरस होता है। तो जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाए तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और जब अलग अलग कंपाउंड का एक ही स्ट्रक्चर हो, यानी कि सेम स्ट्रक्चर हो, तो उसको बोला जाता है आइसोमॉर्फिज्म। और इनको एक दूसरे का आइसोमॉर्फस बोला जाता है, इनको एक दूसरे का पॉलीमॉर्फस बोला जाता है। सेम स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे कुछ बातें आप बताओ, जैसे कि क्या हम देख करके जान सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल आइसोमॉर्फ या कोई भी कंपाउंड दूसरे के साथ आइसोमॉर्फस कब होगा कब नहीं? आप तो मुझसे कह सकते हो कि सर आपने तो रट रखा है, आपने तो रट के हमको बता दिया। हम सर कैसे देख करके कैसे जान पाएंगे कि ये एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फस हैं या नहीं है? तो बहुत उसका सिंपल सा तरीका है कि एटॉमिक रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ 2:3 था, यहाँ भी 2:3 है, यहाँ 2:1:4 है, यहाँ भी 2:1:4 है। यहाँ देखो आयरन 2 ऑक्सीजन 3, 2:3 है, यहाँ 2:3 है। यहाँ देखो 1:1:3 है, यहाँ भी 1:1:3 है। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या एटॉमिक रेशियो सेम होंगे तो कोई भी स्पीसीज हमेशा जो है आइसोमॉर्फस होगा? तो ये बात गलत है, ये बात नहीं, हमेशा नहीं होगा। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। एक कंडीशन ऐसा है किसका? NaCl और KCl का, ये आइसोमॉर्फस नहीं है, जबकि एटॉमिक रेशियो सेम है इसमें भी और इसमें भी, इवन दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। सो वी कैन से दैट कि आइसोमॉर्फस को पहचानने का एक तरीका तो ये है हमारे पास, कौन सा? कि हम लोग क्या करें, हम लोग इनके एटॉमिक रेशियो को निकाल दें। अगर एटॉमिक रेशियो यूनिफॉर्म आएगा दो अलग अलग कंपाउंड का, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा सड़ा सा एग्जाम्पल है कि वो सड़ा सा एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि जो है जो NaCl और KCl है, इसमें जो है एटॉमिक रेशियो सेम होने के बावजूद भी बच्चों क्या हो जाता है? एटॉमिक रेशियो सेम होने के बावजूद भी इसमें
क्या हो जाता है बताइए जरा। एटॉमिक रेशियो सेम होने के बावजूद भी ये आइसोमॉर्फस नहीं रह जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे याद आता है मैं आपको और चीजें बताता जाता हूं। एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, तो वो भी आप लोग जानते रहिएगा। अब मेन बात आता है कि सर क्या कोई तरीका आप ऐसा सिखा सकते हो कि मैं देख करके जान जाऊं कि कंपाउंड क्रिस्टलाइन होगा या सर एमॉर्फस होगा। अब सर देखो आपने तो बता दिया कि जो क्रिस्टलाइन होगा उसको हम लोग हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट देंगे तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। सर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। सर काटेंगे तो क्लीन क्लेवेज देगा। सर हीट ऑफ फ्यूजन की फिक्स वैल्यू होगी। तो क्या अगर तुम्हें कॉपी पे 4 मॉलिक्यूल आएंगे और तुमसे कहेगा कि पहचानो कि कौन क्रिस्टलाइन है कौन एमॉर्फस, तो क्या करोगे, कॉपी को काटोगे या कॉपी को पिघलाओगे या कॉपी को जलाओगे, कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचेगा। यानी बुकिश बातें 2 कौड़ी की हो जाएंगी जब आपको आंख से देख करके पहचानना पड़े कि कोई मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस, ये हम कैसे जाने। तो हम आपको इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं जो कि 100% सच नहीं है, लेकिन आपको 12th के लेवल पे आपको क्वेश्चन को करने में काफी आसानी क्रिएट करेगा। जैसे मैक्सिमम आपको 2 तरह के कंपाउंड, 3 तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा मेटालिक। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये बेंजोइक एसिड, ध्यान से सुन लेना इस बात को, और फिनोफ्थलीन। ये 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो कि क्रिस्टलाइन है। बाकी ऑलमोस्ट मेटालिक के बाद आपको आयनिक भी मिल जाएगा, आयनिक कंपाउंड भी मिलेगा। बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको एनसीईआरटी में मिले सबको तुम इनके अलावा, इनको क्रिस्टलाइन बोलोगे, इनके अलावा जो भी कुछ मिले उन्हें एमॉर्फस। देखो ये बेटा नोट भी कर लेना यार, बेंजोइक एसिड और फिनोफ्थलीन ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आपको क्या बताना है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं। बाकी इनके अलावा जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सबके सब एमॉर्फस होते हैं। आयनिक कंपाउंड जितने हैं सबके सब क्रिस्टलाइन होंगे। मेटालिक कंपाउंड भी जितने हैं सबके सब क्रिस्टलाइन होंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपको देखोगे तो सबके सब क्रिस्टलाइन ही मिलेंगे। यानी कि एमॉर्फस में जो आपको पहचानना रहेगा वो यहीं आप आकर के अटकेंगे, कहाँ पर, कि बेंजोइक एसिड और फिनोफ्थलीन, यही आपसे मिस्टेक करवाएगा। यानी कि अगर आपको देख करके पहचानना है कि आप देख करके बताइए कि कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइन होगा या कौन सा कंपाउंड एमॉर्फस होगा, तो उसमें पहली बात आपको ये जाननी है, कंपाउंड को क्लासिफाई कर लेना है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है या मेटालिक है या आयनिक है। मेटालिक या आयनिक होगा तो 100% क्रिस्टलाइन, इनऑर्गेनिक में भी क्रिस्टलाइन ही रहेगा, जब नहीं रहेगा तो हम बताएंगे। और ऑर्गेनिक में क्या रहेगा, बेंजोइक और एसिड और फिनोफ्थलीन, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सब क्या रहेंगे, बाकी के सब एमॉर्फस रहेंगे। अब जरा देखिए, अगर हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि हमसे कहता है क्वेश्चन में कि पहचान करके बताओ कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड क्रिस्टलाइन हैं और कौन कौन से कंपाउंड एमॉर्फस हैं। तो पहचानने में आपको गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्लासिफाई द सॉलिड एज एमॉर्फस और एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहला हमको जो सॉलिड देता है वो कह रहा है पॉलीयूरीथेन, पॉलीयूरीथेन। उसके बाद जो दूसरा हमको कंपाउंड दे रहा है वो बोल रहा है
नैफ्थलीन, वो हमसे बोल रहा है नैफ्थलीन, नैफ्थलीन। तीसरा कंपाउंड जो हमको दे रहा है वो कह रहा है बेंजोइक एसिड। चौथा कंपाउंड जो हमको दे रहा है वो बोल रहा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जिसकी कोटिंग की गई रहती है नॉन स्टिक के बर्तन पे। पांचवा कंपाउंड हमसे बोल रहा है टेफ्लॉन के बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। छठा कंपाउंड हमसे कह रहा है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। और सातवां कंपाउंड हमसे कह रहा है फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास। और आठवां कंपाउंड बच्चों हमसे कह रहा है कॉपर। और नाइन्थ है, थोड़ा दूर बना के लिख देते हैं, नाइन्थ हमसे कह रहा है सेलोफोन, सेलफोन नहीं कहो सेलफोन, सेलोफेन PHANE है। 10 हमसे कह रहा है क्वार्ट्ज QUARTZ। और 11th हमसे कह रहा है क्वार्ट्ज ग्लास QUARTZGLASS। अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है बच्चों, तो सारा का सारा अकल धरा रह जाएगा। कब? जब हम ये बात नहीं जानते हैं कि देख करके कैसे जाना जाए कि कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइन होगा और कौन सा कंपाउंड एमॉर्फस होगा। तो देखिए, देख करके जानने के तरीके में हमने आपको दो बातें बताई थी। हमने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्सिमम एमॉर्फस होंगे। खाली आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बेंजोइक एसिड हुआ या अगर उसके अलावा नैफ्थलीन हुआ, तो बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन ये दोनों कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हुए भी क्रिस्टलाइन होते हैं। तो देखो, पॉलीयूरिथेन नाम से ही लग रहा है ऑर्गेनिक है, तो एमॉर्फस हो जाएगा। ये दोनों तुम्हें मालूम है कि ऑर्गेनिक होते हुए भी क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन। बोर्ड पर्पस पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है। टेफ्लॉन, जो भी नॉन स्टिक का बर्तन आपके पास होता है, जिसमें आप एक जैसे ऑमलेट बनाते हैं या आप भिंडी की भुजिया बनाते हैं, तो आप देखते हैं सब्जियां जलती नहीं है जल्दी से। उसके पीछे क्या रीजन रहता है? टेफ्लॉन की ही कोटिंग की गई रहती है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक है, तो ये भी एमॉर्फस होगा। पोटेशियम नाइट्रेट साफ साफ दिख रहा है आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि K+ और NO3- में टूटेगा। और हमने बताया था कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सबके सब क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ये भी क्रिस्टलाइन हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपके जूते की सोल वगैरह इससे बनाई जाती है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक तरह का पॉलीमर है और ये भी ऑर्गेनिक ही होता है, तो ये भी कैसा कंपाउंड हो गया? एमॉर्फस कंपाउंड हो गया। फाइबर ग्लास, ये भी एमॉर्फस कंपाउंड हो गया। कॉपर मेटल है तो क्रिस्टलाइन हो गया। और सेलोफोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एमॉर्फस हो गया। क्वार्ट्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये बात आप स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में जो क्वार्ट्ज है ये तो बच्चों क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो एमॉर्फस होता है। यानी कि हम देख करके भी जान सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कब किन परिस्थितियों में क्रिस्टलाइन होगा और किन परिस्थितियों में एमॉर्फस होगा। उसके लिए खाली दो बातें पकड़ के रखती हैं। पहली बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? मैक्सिमम एमॉर्फस होते हैं, लेकिन बेंजोइक एसिड जो होता है और जो नैफ्थलीन होता है ये ऑर्गेनिक होते हुए भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। उसके बाद दूसरी बात आपको क्या जाननी है? दूसरी बात जो आपको जाननी है बच्चों, वो ये जाननी है कि जो हमारा क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास है, इसमें जो क्वार्ट्ज होता है वो तो क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो एमॉर्फस है। तो हमने आज जितनी बातें पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा? सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑन द बिहाफ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हमने देखा दो टाइप के सॉलिड होते हैं। सबसे पहला है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमॉर्फस। लास्ट में हमने ये जो बात बताई है, ये सारी बातों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये सीखे हैं कि हम देख करके कैसे जान पाएं कि कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा या कोई सॉलिड एमॉर्फस होगा। बच्चों, इसके बाद साइंटिस्ट ने एक और छोटा सा प्रयास किया।
वो प्रयास क्या है आप लोग जरा देखिए। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था हमारा, कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था हमारा, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, एमॉर्फस को यहां से छोड़ दिया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर क्लासिफाई किया गया। और इस बार जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो था, बहुत ध्यान से यही लाइन जानते रहोगे तो कभी नहीं फंसोगे, ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जो इस बार क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जरा देखिए, इसके बिहाफ पे सॉलिड्स को कितने पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले तो बांटा गया मॉलिक्यूलर सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जो इसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, आयनिक सॉलिड। तीसरा मेटालिक सॉलिड, एंड द फोर्थ वन इज कोवैलेंट सॉलिड। फिर से देख लीजिए कि जब क्रिस्टलाइन एमॉर्फस आपने पढ़ लिया तो उसके बाद फर्दर आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर क्लासिफाई किया गया है कितने डिफरेंट टाइप्स में। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 आयनिक सॉलिड, नंबर 3 मेटालिक सॉलिड, एंड नंबर 4 जो है वो है कोवैलेंट सॉलिड। अब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 अलग अलग पार्ट में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद सारी थ्योरेटिकल बातें खत्म हो जाएंगी। फिर हम कॉन्सेप्चुअल बातों को करेंगे कि 3D में कैसे किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर जाना जाता है, 3D में कैसे हम कौन सा पार्टिकल किस जगह है तो पर यूनिट सेल कितना हिस्सा आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही मज़ेदार है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जिसका बेस है कि ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। उसके बिहाफ पे 4 पार्ट में बांटा गया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।